वंश पढ़ेंगे। वर्धन वंश का जो कालखंड हम देखेंगे वो गुप्तोत्तर कालखंड में आता है। ठीक है, तो गुप्त काल का 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। उसके बाद गुप्तोत्तर काल आता है, उसमें वर्धन वंश की प्रमुख भूमिका होती है। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पुष्पभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं। जैसे गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें पुष्पभूति वंश, वर्धन वंश प्रमुख है। जैसे उनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से वंश हैं। तो कौन कौन से वंश हैं, तो यहाँ पे ये देख लेंगे कि मैत्रक वंश है, मौखरी वंश, पुष्पभूति वंश, परवर्ती गुप्त और गौड़ वंश। यहाँ पे एक जो है ये परवर्ती गुप्त का जो है, परवर्ती गुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी बचे हैं। ठीक है, एकाएक कोई भी राजवंश तो समाप्त नहीं होता, तो धीरे धीरे ये क्या है, इनके जो शासक हैं वो बचे हैं। ठीक है, परवर्ती गुप्त के, जिनका जो शासन है वो मगध क्षेत्र में ही रहा था। ठीक है, मगध क्षेत्र में रहा था। फिर मौखरी वंश, मैत्रक वंश, गौड़ वंश। गौड़ वंश का जो शासन था ये बंगाल था, है ना, ये बंगाल था, जिसके जो शासक प्रमुख शासक थे शशांक थे। नेक्स्ट देखते हैं कि इन राजवंशों में पुष्पभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संस्थापक इसके कौन है। तो पुष्पभूति वंश के संस्थापक पुष्पभूति था और इसकी राजधानी थानेश्वर था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये देखता है, यहाँ पे ये है कि थानेश्वर जो है ये मिलान करने के लिए आया था कि थानेश्वर कहाँ है। तो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और वर्तमान में वो जो प्लेस है वो थानेश्वर है ना। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। अब यहाँ पे ये देखेंगे, हरियाणा तो आपको पता है ना कि हरियाणा कहाँ है, तो वो देख लीजिएगा कि थानेश्वर यहाँ पे, जिसको थानेश्वर कहते हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट देखते हैं पारिवारिक विवरण। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी यशोमती, यशोमती के 2 पुत्र थे, आपको पता होगा, एक है राजवर्धन और दूसरा है हर्षवर्धन, और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा से हुआ था, है ना, ग्रहवर्मा से हुआ था। कन्नौज के, यहाँ पे ये चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये कन्नौज के राजा थे, यानी कि अप्रत्यक्ष जो रिलेशन हो गया कन्नौज पर वो किसका हो गया, हर्षवर्धन का हो गया, है ना। तभी तो कन्नौज को लेकर जो होता है त्रिपक्षीय युद्ध होता है, जो आगे आप पढ़िएगा। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, है ना, और राजश्री को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। अब यहाँ पे ये जो गौड़ नरेश शशांक है ना, शशांक है, ये कहाँ, इनका शासन का है, बंगाल है ना, बंगाल इनका शासन है। तो राजवर्धन की हत्या किसने की, तो शशांक ने की, गौड़ नरेश शशांक ने की। और ये राजवर्धन कौन है, तो जो हर्षवर्धन के बड़े भाई हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हर्षवर्धन, है ना। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स है कि हर्ष को किस नाम से जाना जाता है, शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, आप इसे आप याद रखिएगा, कौन सी उपाधि, तो परम भट्टारक की उपाधि। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, एक क्या था थानेश्वर और दूसरा क्या था, कन्नौज था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी, यह क्वेश्चन आता है कि किस नदी के तट पे, तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष क्या हुआ, पराजित हुआ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं चीनी यात्री, इसके शासनकाल में जो है हिंसाओं के शासनकाल में चीनी यात्री, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हिंसोंग आता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखना है कि चीनी यात्री हिंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ठीक है, हिंसोंग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हिंसोंग को कहा जाता है।
नीति का पंडित, बहुत ही ज्ञानवान होता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो ये उद्देश्य आप ध्यान रखिएगा कि किस पर्पज से वो आया था। ठीक है। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। यानी कि यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हैं कि जो हर्षवर्धन का जो विदेशी संबंध थे वो काफी अच्छे थे, विशेषकर चीन से। ठीक है। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत दंतव से बलपूर्वक प्राप्त किए। ठीक है। कहाँ से प्राप्त किए? तो कश्मीर से प्राप्त किए, यानी कि कश्मीर में उनका शासन नहीं था। धर्म और शिक्षा का क्या था? तो यहाँ देखते हैं, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, शिव का उपासक था। उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि हर्ष जो है, हर्षवर्धन जो है, वो बौद्ध होने से पूर्व वो किस धर्म का अनुयायी था? तो वो शैव धर्म था। ठीक है। आप ध्यान रखिए, शिव और सूर्य का उपासक था और वो शैव धर्म का अनुयायी भी था। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसोंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा क्या मतलब कि लिबरल है। महायान शाखा, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो बहुत ही लिबरल है। महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया गया और वह पुनः बुद्ध बन गया। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं कि हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र बन गया। ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा। हर्ष के समय में प्रयाग में, आप इसे याद रखिएगा, प्रयाग में प्रति 5 वर्ष में एक समारोह किया जाता था। ठीक है। जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। यह क्वेश्चन आता है कि महामोक्ष परिषद किसे कहा जाता था? तो 5 वर्ष में जो समारोह किए जाते थे उसे कहा जाता था। हेनसोंग स्वयं भी 6ठे समारोह में वो शामिल हुआ था। ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दरबारी कवि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। कौन थे? बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि धावक नामक एक कवि है, हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे हैं। मतलब कि धावक लिखे हैं और हर्ष ने अपना नाम उसमें लिखवा दिया कि ये हमने लिखा है। ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। ठीक है। वो सारे देश का शासक नहीं था और वो कट्टर हिंदू नहीं था, क्योंकि उसके जो प्रशासन में हिंदू मुस्लिम और भी संप्रदाय के लोग होते थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। और हर्षवर्धन का जो देखिए प्रशासन कहाँ कहाँ था, ये देखिए यहाँ पे, ये है ना, ये देखिए यहाँ से, ये है इसका शासन, देखिएगा। कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत तक ही सीमित था। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार इसका क्षेत्र था। ठीक है। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का कालखंड ये आता है। ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासन क्या है। तो हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। ये समझ में आ गया, क्योंकि वो सर्वधर्म सहिष्णुता का भाव वो रखता था। ठीक है। हर्ष के अधीनस्थ शासक जो होते थे वो महाराज या महासामंत कहे जाते थे, क्योंकि उस समय जो था वो सामंती व्यवस्था प्रचलित थी। सामंती व्यवस्था तो आपको पता होगा, इस पे एक वीडियो में बना दूंगी। ओके। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या महामात्य कहा जाता था। ठीक है। सचिव कहा जाता था या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था।
और प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। इसे आप याद रखिएगा, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, भुक्ति कई प्रांतों में विभक्त था, उसे विषय कहा जाता था। ठीक है, प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, ऊपरी या राष्ट्रीय कहलाता था। इसे आप याद कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षचरित में प्रांतीय शासक को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? लोकपाल कहा जाता था, जो वर्तमान समय में लोकपाल है। ठीक है, भुक्ति का विभाजन जिलों में होता था। जिलों की संख्या क्या कहा जाता था? तो जिलों की संख्या जो होती थी वो विषय कहलाता था। और इसके जो प्रधान होते थे, अध्यक्ष होते थे, वो विषयपति कहलाते थे। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। ठीक है, पाठक आप याद कर लीजिएगा, ये नया वर्ड है पाठक, जिसे आधुनिक समय में तहसील कहा जाता था। ठीक है, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो क्वेश्चन ये आएगा, हर्षवर्धन के प्रशासन में शासन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता था? तो ग्राम को कहा जाता था, विलेज को कहा जाता था। ठीक है, ग्राम जो है शासन का प्रधान ग्रामाध्यक्ष पटली कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था, जो गुप्त काल में भी कहा जाता था। इसे आप याद रखिएगा। दंड पाशेक या डांडिक पुलिस विभाग का अधिकारी होता था, जो दंड देता था। ठीक है, आप इससे भी जोड़ सकते हैं। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत कहा जाता था, या महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो ये मिलान करने के लिए आ सकता है। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, तुला यंत्र या जिसे कहते थे जल पंप, का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र था। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में मथुरा जो है सूती वस्त्र का केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। तो क्या था? हर्ष के समय का। और ये सूती वस्त्र को जो नाम दिया गया था वो शाटक नाम दिया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हर्षवर्धन की मंत्रिपरिषद। उन्होंने मंत्रिपरिषद का गठन किया था। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो प्रशासन की प्रत्येक इकाइयों को सुदृढ़तापूर्वक संचालित करते हैं। ठीक है, इस वजह से स्थापित किया जाता है। जैसे शिवाजी ने भी मंत्रिपरिषद का गठन किया था, उसी तरीके से हर्षवर्धन किया। तो यहाँ पे देखते हैं, मिलान करने के लिए आता है कि भंडी किसे कहा जाता है? तो प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता है ना, प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता है। सेनाथ किसे कहा जाता है? तो प्रधान सेनापति जो होते हैं उन्हें सेनाथ कहा जाता है। कुंतल किसे कहा जाता है? मिलान करने के लिए आएगा कि कुंतल किसे कहा जाता है। तो अश्व सेना का प्रधान जो होते हैं वो कुंतल कहलाते हैं। और स्कंदगुप्त, ये क्वेश्चन आएगा। ओके, अगर पूछना होगा तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गज सेना का प्रमुख जो होता था वो उसे क्या कहते थे? स्कंदगुप्त। और जैसा कि आपको पता है कि गुप्त शासक एक स्कंदगुप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मिलान करने के कंफ्यूजन के लिए आ सकता है कि स्कंदगुप्त हर्षवर्धन के समय में किसे कहा जाता? तो गज सेना का। गज का यहाँ मतलब होता है हाथी। ओके, हाथी होता है। और ये वीडियो समाप्त हुआ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।